हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉसिस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस को देखा और हमने गॉसिस थ्योरम की मदद से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखा। लास्ट टाइम हम दो सिस्टम्स ले चुके हैं, लाइन चार्ज और एक शीट। वो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती थी, कंडक्टिंग भी हो सकती थी। आज के लेक्चर में हम स्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर्स हों या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हों, सॉलिड हों, हॉलो हों। तो अगर हम स्फीयर्स की बात करें तो अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है तो देखिए, जो स्फीयर है अगर वो कंडक्टिंग है तो उस पे चार्ज फ्लो कर सकता है। जब हम स्फीयर को कोई भी चार्ज देंगे, उस स्फीयर को दिया गया चार्ज अगर पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया तो रिपल्शन से उसके सरफेस पे आ जाएगा और इक्विलिब्रियम तब आएगा जब उसकी सरफेस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। तो हॉलो और सॉलिड का अंतर तो खत्म हो जाता है कंडक्टिंग स्फीयर में, क्योंकि आप उसे कितना भी चार्ज देंगे तो उसकी सरफेस पर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब रह गई बात नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो है तो चार्ज रह ही उसकी सरफेस पे सकता है, और अगर हम उसे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें तो उसका बिहेवियर भी कंडक्टिंग स्फीयर्स की तरह ही होगा। इसलिए अगर कंडक्टिंग स्फीयर्स, जो चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, दे आर ऑलवेज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, बिकॉज आप जो चार्ज देते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विच इज नॉट एसेंशियली यूनिफॉर्मली चार्ज, यू हैव टू फोर्सली चार्ज इट यूनिफॉर्मली, बिकॉज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जहां चार्ज देंगे वहीं चिपक जाएगा। तो आपको बराबर बराबर चार्ज सभी जगह देना पड़ेगा, और जब आप बराबर बराबर चार्ज देंगे तो सभी जगह चिपक जाएगा। स्फीयर तो हमारे पास चार है, एक है सॉलिड कंडक्टिंग, एक है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, एक है हॉलो कंडक्टिंग और एक है हॉलो नॉन कंडक्टिंग। लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग में चार्ज रह ही सरफेस पे सकता है, तो वो दोनों एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे। अगर हमारे पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग है और हम उसे यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज उसके सरफेस पर ही रहेगा। तो ये तीनों एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे, बचा केवल एक, जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को एक बार में पढ़ लेंगे। दोनों के लिए इंटेंसिटी, पोटेंशियल, सेल्फ एनर्जी सब कुछ पता करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इन तीनों में से किसी के लिए भी इंटेंसिटी डिराइव करें, नतीजा सेम ही आएगा, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। समझिए कि ये आर रेडियस का एक स्फीयर है, जो या तो सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है या हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, यानी सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। दैट मींस हमने इसको जो भी चार्ज दिया है Q, वो इसके सरफेस पर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम उसे फील्ड पॉइंट कहेंगे। फील्ड पॉइंट तीन लोकेशंस पर हो सकता है, या तो हो सकता है आउटसाइड द स्फीयर, या हो सकता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, या हो सकता है इनसाइड द स्फीयर। तो हम इसकी कैलकुलेशन तीन पार्ट में करेंगे। एक बार ये मानेंगे कि फील्ड पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है, एक बार ये मानेंगे कि वो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है, और एक बार ये मानेंगे कि वो इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर है। तो पहला, जब फील्ड पॉइंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब मान लिया हमने कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और अगर वो P पॉइंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ स्फीयर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R यानी रेडियस से ज्यादा है। अब गॉसेस थ्योरम की मदद से अगर हम इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना होगी जो कि इस पॉइंट P से पास होती हो। अब स्फीयर के चारों तरफ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस क्या होगी? एक और नया स्फीयर। तो अगर हम पॉइंट P से जाने वाला एक और स्फीयर बना लें जो पुराने स्फीयर के साथ सिमेट्रिकल हो, तो स्मॉल r रेडियस का एक नया इमेजिनरी स्फीयर बनाना होगा। तो यहां मैंने स्मॉल r रेडियस का एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लिया, और उसके सरफेस पर पॉइंट P है। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया लें तो वो सरफेस एरिया इस E के पैरेलल ही आ जाएगा।
और तब अगर मैं गॉसिस थ्योरम इस्तेमाल करूं तो E डॉट S इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ इंटेंसिटी वो है जो हमें पता लगाना है, सिमेट्रिकल सरफेस है, ds और E एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ES cos 0 हो गया है और हमें S मतलब इस गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया लिखना है जो कि एक स्मॉल r रेडियस का इमेजिनरी स्फीयर है। तो उसकी जगह लिख देंगे हम 4 पाई r स्क्वायर, जिसमें स्मॉल r का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है। अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो हमारा पूरा स्फीयर एनक्लोज्ड है, तो उस पर चार्ज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर आ गया हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अरे ये तो हमारा पॉइंट चार्ज की तरह का रिजल्ट आ गया। यानी हम इस स्फीयर के लिए ये मान सकते हैं कि क्योंकि स्फीयर जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड बना रहा है, इसलिए हमें ऐसी फीलिंग आ सकती है कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि ये जो आंसर आया है ये पॉइंट चार्ज के लिए आंसर हो सकता है बशर्ते पूरा चार्ज पॉइंट ओ पर रखा हो। लेकिन इट इज नॉट ट्रू, चार्ज तो ओ पर रखा नहीं है, चार्ज तो उस स्फीयर के सरफेस पर है। तो आपको सोचना होगा कि हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, मतलब एक एक सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जो चार्ज हो या एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उसका कैरेक्टर बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह होता है। उसका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे कि उसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखा हो, लेकिन वहां पॉइंट चार्ज है नहीं, वो बस उसका बिहेवियर है। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन से हम किसी चार्ज को पॉइंट चार्ज तभी मान सकते थे जब फील्ड पॉइंट की दूरी उससे बहुत ज्यादा हो, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आप अगर इस स्फीयर से जरा सा भी बाहर है तो भी इसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज की तरह है, और बहुत दूर है तो भी पॉइंट चार्ज की तरह है। और ये अनोखा काम केवल किस में देखने को मिल सकता है, स्फीयर में देखने को मिल सकता है। इसलिए एक होती है शेल थ्योरम, जिसके हिसाब से वो ये बताते हैं कि आप किसी भी स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज एरे को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं स्फीयर के बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए। उसके अंदर वाले पॉइंट पर क्या होगा अभी हम बात करते हैं। तो ये तो आंसर आ गया तब जब हम हैं स्फीयर के बाहर। हम इसे मोटा मोटा ऐसा याद रख सकते हैं कि स्फीयर जो है उसमें हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि सारा चार्ज उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये फीलिंग है, सच कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। जैसे जैसे हम स्फीयर से दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे फील्ड इंक्रीज होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हम आ जाते हैं इसकी सरफेस पर। अगर हम स्फीयर की सरफेस पर आ जाएं तो हमारा जो ये गॉसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियस का बना था वो घट के कैपिटल आर रेडियस का बन जाएगा। मतलब अगर हम स्फीयर के सरफेस पर आ जाएं तो द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू चेंज इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर विच विल बिकम कैपिटल आर एंड ऑल अदर पैरामीटर्स रिमेन सेम, क्योंकि अगर हम उसके सरफेस पर आ जाएं तो चार्ज तो क्यू का क्यू ही रहेगा, बाकी सब कुछ भी एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा। केवल स्मॉल आर को रिप्लेस किया जा सकेगा कैपिटल आर से, तो इसको डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सरफेस पर आ गए तो आपकी आंसर होगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर की स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट चीज है, बिकॉज कैपिटल आर चेंज नहीं हो रहा है, वो रेडियस है। अगर हमको ये बिलीव करना है कि ये कांस्टेंट है तो हमारे पास एक तरीका है कि E बराबर के की वैल्यू रख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख रहा है क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखें तो ये लिख रहा है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इस स्फीयर का सरफेस एरिया है, और जब स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसको उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो चार्ज अपॉन एरिया बन जाएगा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा सोच कर देखें तो प्लेट के लिए भी यही आंसर आया था, लेकिन प्लेट के लिए वो कहीं तक भी दूर तक भी यही आंसर आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर
पहुंचाऊंगा आपको, जब भी मैं किसी कंडक्टर के साथ डील करूंगा तो आपको इस नतीजे पर पहुंचाऊंगा मैं कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस के पास इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर जब अंत होगा तो हम प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे और वहां पे मैं लिखूंगा कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस के नियर बाय इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा फिक्स है, अगर आपने एक बार चार्ज दे दिया, रेडियस फिक्स है, चार्ज आप वहां से ले नहीं रहे, ना नया चार्ज डाल रहे हो, तो चार्ज फिक्स है। रेडियस फिक्स है तो सरफेस एरिया फिक्स है, चार्ज अपॉन एरिया फिक्स है, यानी सिग्मा तो फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है एयर के लिए, इसलिए ये एक मैक्सिमम आंसर आया है और वो कांस्टेंट आंसर आया है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि पिछले वाले में जो आंसर आया था उससे तो ज्यादा ही है। हाँ सर, अभी अंदर रह गया है, चलो देखते हैं अंदर क्या होता है। तो अभी तक हमारे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं, एक तो आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और एक ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब हम चले जाते हैं इस स्फीयर के अंदर, तो इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर समझो कि हमारा जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो सरफेस के अंदर पहुंच गया, यानी वो कैपिटल आर से छोटा है। तो अगर वो पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर है तो मैंने यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया और इस पर इंटेंसिटी पता लगाने के लिए मैंने एक छोटा स्फीयर बना लिया जो मेरे को जो स्फीयर दिया गया था उसके अंदर है। तो ये जो नया गाउसियन सरफेस आ गया, हे भगवान, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, मतलब तब इनसाइड द स्फीयर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि वो जो गाउसियन सरफेस हमने बनाई है नई, जो कि मेन स्फीयर कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर से छोटी है, उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। और अगर तब हम ई डॉट एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाए तो वो जीरो आ जाएगा और तब वहां पर इंटेंसिटी होगी जीरो। मतलब किसी स्फीयर के अंदर तो ऑल ओवर इंटेंसिटी जीरो है, उसकी सरफेस पर ये इंटेंसिटी है या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है जो कि की मैक्सिमम है, और बाहर जाने पर पॉइंट चार्ज के हिसाब से वो डिक्रीज होती जा रही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो हम इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। तो अगर मैं y एक्सिस पर लूं इंटेंसिटी और x एक्सिस पे लूं सेंटर से डिस्टेंस, और ये है सेंटर O, तो पहले तो मैं आऊंगा सरफेस तक यानी कैपिटल आर डिस्टेंस तक, और फिर सरफेस से बाहर मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस से आगे। अभी हम देखें तो अंदर स्फीयर के अंदर सेंटर से लेके उसके सरफेस तक हर जगह पर इंटेंसिटी जीरो है, तो इसलिए जीरो यानी O से लेकर R के बीच में तो कोई इंटेंसिटी है ही नहीं। अचानक जब हम R पर पहुंच जाते हैं तो हमें इंटेंसिटी देखने को मिलती है, और वो देखने को मिलती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जो हमें सरफेस पर देखने को मिलती है। तो हम जब सरफेस पर आते हैं तो हमारी इंटेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम। अब सरफेस से आगे जाने पर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हिसाब से इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है हाइपरबोला, इसलिए यहां बनने वाला है एक हाइपरबोला। तो ये हमारे पास एक हाइपरबोला बन गया। अब अगर हम इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो हमने अभी अभी सीखा कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यानी ऐसा माना जा सकता है कि पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है जब तक हम बाहर वाले किसी पॉइंट की बात करते हैं, और इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है। तो इसलिए अगर वो पॉइंट बाहर कहीं है, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी इसके सरफेस से बाहर के किसी पॉइंट के लिए, वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल के फॉर्मूले की तरह 1/4πε0 q अपॉन स्मॉल आर यानी कि के क्यू अपॉन आर होगा। अब अगर हम इसके सरफेस पर आ जाएं तो सरफेस पर ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर हम इसके सरफेस पर आ जाएं तो आप देखेंगे कि स्मॉल आर कैपिटल आर बन गया है, इसलिए v बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये वहां पर हो गया। अब आप देख भी सकते हैं कि
अंदर वाले किसी पॉइंट पर। अब आप बोलोगे कि अंदर तो सर इंटेंसिटी जीरो होती है तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। नहीं, मैं कई बार साबित कर चुका हूं कि ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जहां इंटेंसिटी जीरो होती है पर पोटेंशियल नॉन जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होती है इंटेंसिटी नॉन जीरो होती है। हमें लॉजिकली सोचना होगा पोटेंशियल है क्या। पोटेंशियल है वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी से लेकर बाहर वाले किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ता है इतना, इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में करना पड़ता है इतना। अब सरफेस से लेकर अंदर वाले किसी पॉइंट तक भी इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फील्ड नहीं है और फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में तो करना पड़ेगा ना भाई, इन्फिनिटी से सरफेस तक तो करना पड़ेगा। सरफेस के अंदर फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आपने डिफाइन क्या किया, अगर अंदर वाले ये वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं पी, अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, इन्फिनिटी से पी तक लाने में वर्क डन। अरे भाई, तो पी तक तो तब आएगा जब पहले सरफेस तक तो आएगा, और सरफेस तक लाने में इतना वर्क करना ही है। इसलिए फॉर ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द स्फीयर, फॉर ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल होगा उतना ही जितना सरफेस पर है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो अगर मैं y एक्सिस पर ले लूं वोल्टेज पोटेंशियल और x एक्सिस पर ले लूं डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो ये हो गया मेरा सेंटर O और ये r पे मैं आ गया सरफेस पे। तो हमें पढ़ा कि तो सेंटर से लेके सरफेस तक हमें एक जैसा पोटेंशियल मिलेगा, और वो पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। और आगे जाने पर ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के हिसाब से हाइपरबोला देगा, घटता जाएगा। इंटेंसिटी और वोल्टेज के ग्राफ को आप कंपेयर कर सकते हैं। इंटेंसिटी ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ था वो नहीं था, क्योंकि अंदर हर जगह पर इंटेंसिटी जीरो थी। मतलब एक कंडक्टिंग शेल के अंदर इंटेंसिटी नहीं होती है, बट पोटेंशियल हर जगह पर होता है। सोचिए। अब हम बात करते हैं स्फीयर की सेल्फ एनर्जी के बारे में। सेल्फ एनर्जी मीन्स वर्क डन इन चार्जिंग अ बॉडी विल स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एनर्जी। मतलब जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि हम एक बॉडी को प्लस चार्ज दिए, अब ये प्लस चाहता है कि दूसरा प्लस इसके करीब ना आ पाए, तो जब हम इसे और प्लस चार्ज देना चाहते हैं तो हम उस पर पास में लाने में वर्क करते हैं। फिर ये दो प्लस इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ये तीसरे प्लस को बोलते हैं वो इधर मत आना, फिर हम उनको लाने में और काम करते हैं। ऐसे जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो नया आने वाला चार्ज है वो उसको आने नहीं देना चाहता और हम उसको जबरदस्ती पहुंचाते हैं। इस तरह से हमें चार्ज को असेंबल करना पड़ता है, उसमें हमें काम करना पड़ता है, और ये जो हमने काम किया ये इसके चारों तरफ फील्ड में स्टोर हो जाता है। अब ये एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे आ गया। अब इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, अंदर एनर्जी भी नहीं होगी। ये जहां लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वहां से लेकर उसके सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक वो उस फील्ड में एनर्जी स्टोर हो गई। वैसे भी फील्ड होते ही हैं एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, उसमें जो चार्ज करने में एनर्जी देते हैं वो उसमें स्टोर हो जाती है। अब समझो कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। शुरुआत में इसका पोटेंशियल था जीरो, मैं इसको चार्ज देना शुरू किया, चार्ज देता गया, चार्ज डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ, चार्ज देता गया, इसका पोटेंशियल बढ़ता गया। मैंने इसको जीरो से लेकर क्यू तक चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल जीरो से लेकर वी तक बढ़ गया, और इसका फाइनली चार्ज क्यू है और पोटेंशियल वी है। पर पोटेंशियल क्या होता है, 1 कूलम को इन्फिनिटी के इसके सरफेस पर लाने में किया गया वर्क। अब अगर इसका पोटेंशियल फिक्स होता, मान लो इसका पोटेंशियल v होता है, तो हम बोलते 1 कूलम को लाने में काम करना पड़ा v, 2 को लाने में 2v, 3 को लाने में 3v, 4 को लाने में 4v। लेकिन प्रॉब्लम ये जैसे जैसे चार्ज देते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, और चार्ज दे रहे हैं और पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो अब पोटेंशियल फिक्स नहीं है। तो हमें पता है कि शुरुआत में पोटेंशियल हम एवरेज पोटेंशियल निकाल लें,
इनिशियल वाला पोटेंशियल प्लस फाइनल वाला पोटेंशियल अपॉन 2। हमें पता है शुरू में पोटेंशियल 0 था, लास्ट में v हो गया अपॉन 2, तो एवरेज पोटेंशियल हो गया v/2। हम ऐसा मान सकते हैं अब कि शुरू से लेके एंड तक इसका पोटेंशियल v/2 था। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तो ये है कि शुरू में 0 था, धीरे धीरे बढ़ते 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 v हुआ, पर हम ऐसा मान सकते हैं कि उसका पोटेंशियल थ्रू आउट कितना रहा, v/2। इसलिए अगर हम इसकी एनर्जी सोचें तो 1 कूलम को लाने में देना पड़ा v एवरेज, 2 को लाने में 2 v एवरेज, तो q को देने में q v एवरेज। तो ये हो गया qv/2, ये इसकी सेल्फ एनर्जी। अब v क्या है? v है इसका फाइनल पोटेंशियल इसकी सरफेस का, जो मैं पढ़ा चुका हूं, kq/R। तो इसलिए ये हो गया मेरे पास kq/2r इंटू q, तो ये हो गया मेरे पास kq² अपॉन, लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2r इंटू q, तो ये हो जाए q²। तो ये हो जाएगा मेरे पास q² अपॉन 8πε0। मैं इसको याद रखता हूं qv/2 से और आसानी से निकाल लेगा। अब अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, तो अब नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सॉलिड, इस सॉलिड स्फीयर को जो भी चार्ज देते हैं वो इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में भर जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। अब अगर नॉन कंडक्टिंग हॉलो था तो उसके पास जगह ही नहीं थी सरफेस के अलावा, लेकिन ये तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में, और सॉलिड है तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, और टोटल मिला के इसके पास चार्ज है q, और इसके पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली, जिसका मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कांस्टेंट है। अगर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता हो और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। और अगर हम मान लें कि इसकी चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम बराबर रो है, तो रो का मतलब होगा चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये हमें समझ में आ गया। यहाँ भी वही हो सकता है कि हो सकता है जिस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी पता लगाना चाहते हैं वो इस स्फीयर के बाहर हो, या हो सकता है इसकी सरफेस पर हो, या हो सकता है अंदर हो। तो पहले हम ऐसा पॉइंट लेते हैं जो स्फीयर से बाहर है। तो हमने मान लिया कि सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमको इंटेंसिटी पता लगाना है, और वो आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर है, यानी सेंटर से उसका डिस्टेंस स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। गॉसेस थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुझको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगी जिसके सरफेस पर पॉइंट P हो और वो अंदर वाले स्फीयर के साथ सिमेट्रिकल हो, तो वो फिर से एक नया स्फीयर होगा। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसके ऊपर पॉइंट P है, और अगर हम यहाँ एक छोटा सा एरिया लें तो वो एरिया इस E के पैरेलल ही आएगा। तो अब अगर सिमेट्री से गॉसेस थ्योरम लगाएं तो E डॉट S बराबर होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस जो खुद एक सरफेस ऑफ स्फीयर है, जिसके अंदर हमारा येलो वाला मेन स्फीयर जो है वो एनक्लोज हो गया। तो आपको सोचना चाहिए कि E तो ठीक है, S में गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया यानी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखेंगे, फिर Q इनसाइड में पूरे स्फीयर में कन्फाइंड चार्ज Q रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे इसको सॉल्व करने पर ये फिर से पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला बन गया, E यानी इसमें भी E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होता है। यानी स्फीयर किसी भी प्रकार का हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, आप उस पे बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए लगा सकते हैं E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, यानी बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए
स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं जैसे पूरा चार्ज उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है। सच में नहीं है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हमारा फील्ड पॉइंट उस स्फीयर के सरफेस पर ही हो, तो जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो सरफेस के स्फीयर के सरफेस पे ही बन जाएगी। तो फिर हमारे लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल स्मॉल आर कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ई बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या जैसा मैंने आपको समझाया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि होगी इंटेंसिटी मैक्सिमम। यानी कि इंटेंसिटी सरफेस पर मैक्सिमम होती है, और सरफेस के बाहर तो चाहे कोई सा भी आप स्फीयर ले लीजिए, सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, कैसा भी, सबका बिहेवियर यहाँ तक तो एक जैसा है। अब याद कीजिए कि जो नॉन कंडक्ट अब याद कीजिए कि जो कंडक्टिंग स्फीयर्स होते थे सॉलिड या हॉलो, या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता था हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज, उसमें अंदर हर जगह पर फील्ड जीरो होता था, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होता था। पर यहाँ तो अंदर हर जगह पर चार्ज है, तो इसलिए यहाँ रिजल्ट दूसरे आएंगे। हम देखते हैं। अब मान लीजिए कि जो फील्ड पॉइंट है वो है इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब कि वो सरफेस के अंदर है, उस तक का डिस्टेंस स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। तो मैं मान लेता हूं कि अंदर कहीं पर फील्ड पॉइंट है, तो सबसे पहले तो मुझको एक गाउसियन सरफेस बनानी होगी जिसके सरफेस पर वो पॉइंट हो। तो हम कोशिश करते हैं। तो समझो कि सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर वो पॉइंट पी है, जिस पर मेरे को इंटेंसिटी पता करना है, और वहां पे मैंने एक रेड कलर का गाउसियन सरफेस बना लिया, जो कि फिर से एक सरफेस ऑफ स्फीयर ही है। अब जब मैं इसमें गाउसियन थ्योरम लगाऊंगा, तो ई डॉट एस डैश में मुझे इसका सरफेस एरिया रखना पड़ेगा, एज वेल एज अब क्यू इनसाइड भी नया होगा, क्योंकि इस रेड वाले के अंदर उतना चार्ज तो नहीं होगा जितना कि इस येलो वाले मेन स्फीयर के अंदर है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो देखिए गौसियन सरफेस का सरफेस एरिया रखना है, इसलिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखना है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें पता हो कि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, तो रेड वाले स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। इस तरह हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं। तो अगर आंसर रो के टर्म्स में चाहिए, तो आंसर आ गया है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक आर स्क्वायर को खत्म कर दिया होगा, पाई पाई को, फोर फोर को, तो ये आंसर बचा है। और इससे दिखाई दे रहा है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, मतलब अंदर से आप सेंटर से सरफेस तक आएंगे तो आर के साथ साथ इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी हो, पर मान लो कि नहीं दे रखी है। तो अगर हम इस ही इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, रो को लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सब कुछ ये 4/3 से 4/3, पाई से पाई सब खत्म हो गया। ये एक आर स्क्वायर से इधर वाला एक आर स्क्वायर भी खत्म हो गया। तो मेरे को लगता है आंसर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर। यानी ई की आंसर आ गई के क्यू आर स्मॉल वाला अपॉन कैपिटल आर की क्यूब, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, उससे भी यही आंसर आया। मतलब सेंटर से सरफेस तक स्मॉल आर बढ़ेगा, वहां तक ये आइडेंटिटी सही है, तो ई भी बढ़ेगा। इस तरह अगर हम सेंटर पे चले जाएं तो एट द सेंटर ऑफ स्फीयर स्मॉल आर जीरो होगा, तो ई भी जीरो होगा। जहां हॉलो वाले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में और सॉलिड और होलो दोनों कंडक्टिंग स्फीयर में
अंदर हर एक पॉइंट पर ही इंटेंसिटी जीरो होती थी। वहां सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में केवल सेंटर पर जीरो होती है। सेंटर से सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज होती है। सरफेस से बाहर जाने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होती है। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो अगर मैं y एक्सिस पर ले लूँ इंटेंसिटी, x एक्सिस पर ले लूँ सेंटर के साथ डिस्टेंस स्मॉल r, तो कैपिटल आर डिस्टेंस पर जब मैं आऊंगा तो इसका मतलब मैं सरफेस पर आ चुका हूँ। स्फीयर के अंदर अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर चलेगा, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक इंटेंसिटी लीनियरली बढ़ेगी क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। सरफेस से बाहर जाने पर इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हिसाब से हाइपरबोला दे देगी। इसमें और कंडक्टिंग स्फीयर्स में अंतर केवल इतना है कि बाहर तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, पर अंदर वहां हर जगह पर इंटेंसिटी जीरो होती थी, जो कि यहाँ नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। फिर से वही स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, पर क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, और हम ऐसा मान सकते हैं कि इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं कि इसकी वजह से इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की ही तरह होती है। अगर हम सरफेस पर या बाहर हैं तो फिर वहां पर पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वैसे ही होगा। इसलिए अगर हम स्फीयर से बाहर हैं और स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर, यानी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। और अगर हम सरफेस पर आ जाएं तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी यहाँ तक तो नतीजे बिल्कुल सेम चल रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी स्फीयर ले लीजिए, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, सॉलिड, कोई सा भी ले लीजिए, सरफेस और सरफेस के बाहर तो सभी का बिहेवियर एक जैसा ही है। अब बारी आती है कि अब सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालें। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। तो अगर हम स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट P पर, जो कि उसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें, पोटेंशियल की डेफिनेशन से V बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर, आर इनिशियल से आर फाइनल तक, और ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल होता है। अब अगर हमें इस आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है उस पर पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए हमें इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक ई डॉट डी आर करना है। पर अब हमारी एक समस्या है कि जो ये स्फीयर है इसके बाहर बाहर तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही अलग है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और अंदर आते हैं तो फॉर्मूला अलग है, के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। तो इसलिए हमारी समस्या ये है कि हम जब बाहर से यानी इन्फिनिटी से सीधे इस पॉइंट पी तक लाएंगे किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो हमें दो तरीके की इंटेंसिटीज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में उसमें हमारा सामना एक तरह के फील्ड से हो रहा होगा, फिर सरफेस से उस पॉइंट पी तक लाने में जिसमें हमारा सामना दूसरे प्रकार के फील्ड से हो रहा होगा, जिसका कि फॉर्मूला अलग होगा। तो अगर हम इन लोगों को अलग कर ले तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर सरफेस तक ई डॉट डी आर, इससे हमें मिलने वाला है सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस से स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाने में ये दूसरा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए ये तो हो गया सरफेस का पोटेंशियल, माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक अंदर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। इसलिए सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता ही है, के क्यू बाय आर होता है। इसमें से के क्यू अपॉन आर क्यूब कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया आर डी आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ये लिखा हुआ है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये लिखा हुआ है के क्यू अपॉन आर क्यूब,
इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया r²/2 कैपिटल R से स्मॉल r। फिर इसमें लिमिट डाल दी, तो ये हो गया r² माइनस कैपिटल R² डिवाइडेड बाय 2। अब इस KQ/R को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया KQ r²/2r³ माइनस KQ r²/2r³। ऐसा करने पर ये हो गया KQ/R, और ये वाली टर्म हो गई माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और ये वाली टर्म हो गई KQ/2R माइनस में KQ r²/2r³ चली रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 3/2 KQ/R, और ये हो गया KQ r²/2r³। अब अगर मैं LCM ले लूं 2r³, तो KQ तो दोनों में ही आ रहा है, वो बाहर चला गया, यहां हो जाएगा 3r² माइनस स्मॉल r²। इस तरह हमारे पास अंदर वाले किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया KQ/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। यूजुअली इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर रटवाना सही नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसको याद कर लेंगे, पर अगर कोई लॉजिकली पूछना चाहता कि कैसे आया, तो देखिए आपको समझना होगा, सरफेस तक का पोटेंशियल तो अपन को पहले से याद था, अब सरफेस से अंदर ले जाने वाला और जोड़ लिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया KQ/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। अब देखिए, हम बाहर भी जानते हैं पोटेंशियल, सरफेस पर भी जानते हैं पोटेंशियल, और अंदर वाले किसी पॉइंट पर भी जानते हैं। अगर हम सेंटर पे चले जाएं, अगर हम सेंटर पर चले जाएं, सेंटर पर स्मॉल r 0 हो जाएगा, तो इसमें स्मॉल r को 0 रख दें, तो सेंटर पर पोटेंशियल हो जाएगा KQ/2r³ 3r² माइनस 0। इसलिए ये हो जाएगा KQ/2r³ इंटू 3r²। r² से r² कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 KQ/R। KQ/R सरफेस का पोटेंशियल था, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि सेंटर पर पोटेंशियल 1.5 टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल होता है। अब हम इसे ग्राफिकली दिखाते हैं। तो मैं अगर y एक्सिस पर ले लूं पोटेंशियल और x एक्सिस पर सेंटर से लेकर डिस्टेंस, तो अगर मैं ये r पॉइंट तक आता हूं, मतलब r डिस्टेंस तक आता हूं, तो मैं सरफेस तक आ जाऊंगा। सरफेस पर मेरा पोटेंशियल होता है KQ/R, पर जब मैं सेंटर पर होता हूं तो मेरा पोटेंशियल होता है 3/2 KQ/R, यानी सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस से भी ज्यादा होता है। इसके ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ तक जो है वो आपको पैराबोला मिलता है, क्योंकि वो r² के प्रोपोर्शनल चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके बाहर जाने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r का ग्राफ, यानी फिर से हाइपरबोला मिलता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है, ये ऊपर वाला सेक्शन पैराबोला है, नीचे वाला सेक्शन हाइपरबोला है। अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी की बात करें, तो हम इसे डिराइव कर सकते हैं, बट क्योंकि आउट ऑफ स्कोप है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और इस पर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसे सीधे लर्न कर लेंगे कि इसकी जो सेल्फ एनर्जी है वो होती है 3q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट